नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 31 जनवरी 2021 के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो इससे पहले वाले पोर्शन मैथ का प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन जो है उस पोर्शन के जो है आपके प्रश्न। तो प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कुल 15। 61 से आपके प्रश्न स्टार्ट होंगे, 75 तक आपके जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 61 से। प्रश्न आपका कह रहा है कि दत्त कार्य जो है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कथन सही है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि दत्त कार्य अभिभावक जो है, भाई हैं, बहन है, उनके द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा कह रहा है कि दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और चौथा कह रहा है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो कोई भी कार्य क्यों दिया जाता है, मेन उद्देश्य उसका क्या होता है? क्या भाई बहनों से संबंधित होता है? तो नहीं। क्या प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता होती है? तो ऐसा भी नहीं है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका नहीं होता। यहाँ पर वर्ड एकमात्र लिखा हुआ है, बचा डी ऑप्शन। यही आपका सही हो जाएगा कि जो भी कार्य दिया जाता है बच्चों को, वो सूचना खोजने, ताकि उनसे संबंधित जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जब कार्य दिया गया तो उससे संबंधित चीजें वो खोजते हैं, तो सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा कह रहा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल जो है उनको पैना करने के लिए। तीसरा कह रहा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। या फिर चौथा कह रहा है कि बच्चों द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है उन पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन जो है उनको दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए आपका जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होती है उसमें सरल प्रयोग और निदर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। आप स्वयं से सोचिएगा, देखिए अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं, तो वो उस जो ज्ञान होता है उसको पूर्ण रूप से समझने में भी तो सक्षम होते हैं। आपने कोई चीज खुद से सर्च करके सीखी है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अतः आप क्या कहेंगे, इससे बच्चे में स्वयं सीखने की प्रबलता भी बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दुर्गा जो है वो एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना जो है वो पकाती है। फिर आपका लिखा है कि पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही, तो इसका कारण क्या हो सकता है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था ये कारण है। या फिर ईंधन जो है उसके जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, या उसके जो जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो रही है वो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं होता है जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, और यही रीजन है कि उसे तेज खांसी आ रही है। और यही पूछा गया था कि इसका क्या कारण हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? पहला ऑप्शन कह रहा है कि चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। या फिर उन्हें आनंद जो है वो उठाना चाहिए। या फिर उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। या फिर यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से उन्हें पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की।
ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे कि राजस्थान के लिए जैसे कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई गई, तो भ्रमण के दौरान बच्चों से आप ये अपेक्षा रखेंगे कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, चीज़ों को तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर उससे संबंधित जो टिप्पणियाँ हैं वो दर्ज करनी चाहिए और जो बाकी बच्चे हैं, शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बाँटे भी, क्या उन्होंने देखा, क्या चीज़ें सीखी, ये सारी चीज़ें। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरी जो है उसमें अलग करती है। पहली जो ढेरी उसमें लिखा है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। दूसरी जो ढेरी उसमें है जेम की बोतल, सांस नहीं सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ये सभी चीजें। अब रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया होगा। ये जो अलग अलग किया गया है इसका क्या आधार हो सकता है ये आपको बताना है। पहला कह रहा है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, इस आधार पर अलग है। दूसरा कह रहा है कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, इस आधार पर अलग है। तीसरा कह रहा है कि पुनः चक्रण किया जा सकता है और पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, इस आधार पर अलग है। और चौथा कह रहा है कि घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है, इस आधार पर अलग है। तो इन चारों ऑप्शन में से किस आधार पर जो रानी है उसने जो है जो कूड़ा कचरा अलग अलग दो जगह रखे हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन है एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अपघटित होने वाले जैसे केले का छिलका है, सब्जियों के छिलके हैं, सूखी पत्तियां, यदि आप इसे जमीन में जो है वो दफना दें तो कुछ समय बाद धीरे 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 ये जो है सड़ने लगते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं। और यदि बात करें इन सब की जेम की बोतल या सॉस की बोतल या लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, तो इनका अपघटन नहीं होता है इतनी जल्दी, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन जो है पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? स्वयं से सोच के देखिए कि दोपहर का भोजन हुआ, अवकाश होता है, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं आप, तो बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, तो आप बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। आप कहेंगे पाठ, या दूसरा काम आप ये करेंगे कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उनका यूज करेंगे, या फिर जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसको बदल देंगे, या फिर बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए कहीं ले जाएंगे या कह देंगे जाओ खेलो जाके। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा जो तरीका है कौन सा होगा? तो डेस्क पर सोने के लिए कभी नहीं कहेंगे और टॉपिक ही बदल देंगे तो फिर फायदा क्या है? आप उस टॉपिक को स्किप कर रहे हैं। डी ऑप्शन भी कट जाएगा कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवकाश और भोजन करके ऑलरेडी जो समय है उसका यूटिलाइज कर चुके हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि पाठ को आप रोचक बनाइए और बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो दृश्य श्रव्य सामग्री है इनका यूज कीजिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। बस यही मेरा आपका रीजन हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक है उसके रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आपने योजना बनाई चिड़ियाघर चलो बेटा घुमाने ले चले। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे ये आपको बताना है। आप उनको क्या नहीं करने देंगे? पहला है चिड़ियाघर के विभिन्न जो जानवर हैं कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। क्या ये अनुमति आप उन्हें नहीं देंगे? आप कहेंगे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, पता लगाना तो जरूरी है, आप ले ही इसलिए जा रहे हैं। तो बी तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा गया कौन सी अनुमति नहीं देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। तो फोटो एकत्रित करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे इंटरेस्ट ही लेंगे तो अच्छी चीज है। सी ऑप्शन कह रहा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो ये तो भी अच्छा ही पॉइंट है। चौथा कह रहा है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बस यही डी ऑप्शन कट जाएगा। चिड़ियाघर के संदर्भ में आपने देखा भी होगा नोटिस बोर्ड लगा होता है साफ साफ की कोई भी खाने पीने की चीज उनको मत डालिए, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी डाइट जो है वो निश्चित होती है कि क्या उनको देना है क्या नहीं। तो आप यदि देते हैं, कई बार प्लास्टिक की बोतल फेंक देते हैं तो वो खा लेते हैं, उससे उनकी डेथ होने की संभावना रहती है। तो इस तरीके के ये सारे रीजन होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको। पहला कह रहा है जो अंकुरित बीज है उसकी आप फोटो ही दिखा दें। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में अंकुरित जो बीज हैं उनको दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना।
तीसरा कह रहा है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के जो चरण हैं उनको प्रदर्शित करना। और चौथा कह रहा है बीज बोने अंकुरण के जो अलग अलग चरण हैं उनका अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की जो गतिविधि है उसको जो है बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से यदि आपको बीज अंकुरण पढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका आप कौन सा अपनाएंगे? क्या मात्र फोटो दिखाने से बच्चे सीख जाएंगे? तो पहला ऑप्शन तो कभी नहीं सही होगा। बीजों को जो अंकुरित है उनको दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना ये हो सकता है, पर इससे भी अच्छा ऑप्शन डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। और बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना ये उतना नहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब हम वो चीज डायरेक्ट दिखाते हैं आसपास की चीजों से जोड़कर, जैसे लिखा है ना कि बीज बोने अंकुरण के विभिन्न जो चरण है उनका अवलोकन करने, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देख रहे हैं, उससे वो चीज जो सीखेंगे वो ज्यादा बेहतर सीखेंगे। और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 69। प्रश्न कह रहा है कि मीरा और दिव्या जो है वो छोटी लड़कियां हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि यदि बात करें दिव्या की तो वो ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? यानी कि जो मीरा है वो किस टाइप की चीजें खा रही है? समोसा है, कटलेट है, डबल रोटी है, तो उसमें कौन सी होगी? क्या स्कर्वी होगा, क्या एनीमिया होगा, क्या मोटापा होगा? या मोटापा होगा तो एनीमिया स्कर्वी तो नहीं होगा, मोटापा जरूर हो सकता है। तो अब दूसरे पर्सन की बात करते हैं, यानी कि दिव्या की। दिव्या को भैया पसंद है ऐसी चीजें जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। दिव्या के तो अलग ही नखरे हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर के ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मोटापा आपका ये डबल रोटी, कटलेट, मीरा समोसे, ये समोसे इन सबसे होगा। और जब लौह तत्व की कमी की बात आती है तो उससे लौह तत्व की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 70। अगला प्रश्न आपका 70 कह रहा है कि नींबू जो है साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, इसका क्या रीजन होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी से कम होता है इसलिए ऐसा होता है, या नमकीन पानी में कम हो जाता है इसलिए ऐसा होता है, या फिर नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है या होता है, या फिर साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है? तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। इसका रीजन होता है कि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और जब भी घनत्व आपका अधिक होगा तो कोई भी चीज उस पर तैरेगी। इस चीज को ध्यान दीजिए, कोई भी चीज तैरेगी जब पानी का जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा। इसीलिए नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, लेकिन जब नमकीन पानी में है तो उसका जब घनत्व ज्यादा हो रहा है तो पानी में वो नमकीन में वो जो नींबू है वो तैरता रहता है। यही सेम चीज आपका बहुत ज्यादा अगर खारा जल हो या खारे समुद्र में बहुत ज्यादा खारा जल हो तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। और ऐसा किसके संबंध में कहा जाता है? मृत सागर के संबंध में कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक जो है वो परिरक्षित किए जा सकते हैं, इसका क्या रीजन होता है? क्या रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं? रेफ्रिजरेटर फ्रीजर को बोला गया है। आपके जो फ्रिज होता है आप देखते हैं ऊपर वाला सेक्शन फ्रीजर का अधिकतर में ऐसे ही होता है और नीचे आपका फ्रिज रहता है, किसी में कंबाइंड रहता है। तो जो पके हुए चावल होते हैं अगर आप रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो अपेक्षाकृत लंबे समय तक आपके सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसका रीजन क्या? इसमें रेफ्रिजरेटर में कोई रसायन होते? तो आप कहेंगे नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो पहला ऑप्शन काट दीजिए। दूसरा कह रहा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, अब ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी कह रहा है कि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तो कम तापमान पर नष्ट नहीं हो सकते, ये जरूर कहेंगे कि निष्क्रिय वाली कंडीशन बन सकती है। और डी कह रहा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, तो ऐसा भी नहीं है, बी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही होगा। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे जा रहने की अपेक्षा अधिक समय तक इसीलिए ठीक बने रहते हैं क्योंकि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, इसीलिए नहीं खराब हो पाते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है?
चार ऑप्शन है। पहला कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम उससे, दूसरा कह रहा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं उनसे, या फिर रक्त में मच्छर के लार्वा उससे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लाल रक्त कोशिकाओं में जो मलेरिया होता है परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया का पता चलता है, तो इसी की पहचान से जो है पता चलता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीज आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। कोई भी अवधारणा आपको पर्यावरण अध्ययन में अगर स्पष्ट करनी है तो जो कविताएं और कहानी है इनका आप अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या फिर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या फिर स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में जो विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता है उसको ध्यान में रखता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 74, जो कि हमने पूछा था पिछले वाले वीडियो में और कहा था आंसर हम देंगे इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, यही मैंने पूछा था। चार ऑप्शन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर या फिर ए के बनर्जी। तो बताना था आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन में स्त्रियां जो है वो भारी संख्या में थी और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल जो है वो मिला था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य जो रोग हैं उनसे बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो बताना है आपको ये विटामिन जो है वो ऐसे पदार्थ हैं जो इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में। तो डी ऑप्शन ही बिल्कुल आपका सही होगा। हीनता जन्य जो रोग हैं उनसे बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं क्या, विटामिन। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो विटामिन जो है वो भोजन के अव्यय हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, और ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, और ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि हीनता जन्य जो रोग होते हैं उनसे बचाव के लिए भी थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, इतनी स्पीड में कम समय में इतने अच्छे अच्छे मैंने आपको प्रश्न प्रैक्टिस कराए, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अब वो प्रश्न। तो ये है आपका 88 नंबर वाला प्रश्न, जो कि आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि एक पुरुष जिसका रक्त जो है ओ है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह में ओ होने की संभावना कितनी होगी। 75%, 50%, 100% या फिर 25%। तो ये चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। देखते हैं फिर कितने लोग जो है वो सही बताते हैं। आंसर हम इसका देखेंगे कल, और बाकी बचे जो आपके पर्यावरण के प्रश्न हैं उसको भी हम जो है वो कल कंप्लीट कर देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।